हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, और उसी का हम लोग लेसन नंबर आपका 7 यानी कि बुक इकोनॉमिक्स की लेसन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और पर्यावरण और धारणीय विकास यानी कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसको पढ़ रहे हैं। तो कल हमने आपका पर्यावरण के बारे में पढ़ा, कैसे पर्यावरण में आपके बदलाव आते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक, पर्यावरण से मानव जीव जंतु पादपों पर पड़ने वाले प्रभाव, असर, ग्लोबल हीट, इन सब चीजों को हमने पढ़ा कि एक छोटा सा पर्यावरण में बदलाव इंसान और जीव जंतु पेड़ पौधों और यहाँ तक कि जो अब कीड़े मकोड़े हैं उनके जीवन पर कैसे प्रभाव आपका डालता है, और बढ़ती जनसंख्या के दबाव के उत्पादन और उपभोग की वजह से पर्यावरण में कौन कौन से आपके बदलाव आ रहे हैं, और वे बदलाव हमारे मानव स्वास्थ्य पर और अन्य चीजों पर किस तरीके से पड़ रहे हैं, उन सबको हमने आपका देखने का, जानने का प्रयास किया था। तो कल हम बहुत सारी चीजों को देख चुके थे। जैसे हमने कल ओजोन डिफ्लेशन के बारे में पढ़ा। मैंने आपसे कहा था जो हमारे फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, क्लियर है, उनसे गैस निकलती है सीएफसी, क्लियर है, तो बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैस वैसे तो कुछ आपका प्रभाव नहीं करती। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो हमारी ओजोन परत है जो आपके समताप मंडल में मिलती है, कि उसका आपका क्षरण करती है। क्षरण का मतलब होती है उसको घटाती है। अगर क्षरण होगा तो सूर्य की जो प्रकाश है, जो आपकी जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको रिफ्लेक्ट कम करेंगे। अगर वो सीधी हमारे तक, उससे हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, और हमको अगर सीधी आएंगी तो मानव त्वचा में कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत सारे रोग यहाँ पर बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारी स्पीसीज लुप्त हो सकती हैं, और जो हमारे बड़े बड़े हिमखंड है वो पिलक सकते हैं। क्लियर है, मानव स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। सारी चीजों आपका देख, हमारे इंडस्ट्री क्यों लग रही हैं, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रियां हैं वो बड़े फूड सेफ के साथ मानव को देखती हैं। जो आपका अंडर डेवलप कंट्री हैं, तो आपका विकासशील है, उनके पास पॉपुलेशन की बहुत बड़ी संख्या होने की वजह से ही उन्हें उपभोग और उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसलिए फैक्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्री जंगल कट कर लगेगी, जंगल कट कर लगेगी, उससे आपका पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तो चीज़ें बिगड़ेंगी, इन्वायरमेंटल डिस्बैलेंस होगा। इन्वायरमेंटल डिस्बैलेंस ही सारी समस्याओं के जड़। जैव विविधता का ह्रास है, एक पेड़ कटता है तो उससे वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी उससे हो रहा है, मृदा क्षरण भी हो रहा है। मानव स्वास्थ्य पर डिपेंड कर रहे हैं। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चैन है, इसकी सारी प्रॉब्लम खड़ी है। चलिए, इतना हम लोग कल देखते थे। जब तक कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे मेरे प्यारे किसी बच्चे की, एक बार कल का रिवीजन करिए। अब हमने कल आपका यहाँ तक आपका देख, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। अब पेड़ों को बचाने के लिए एक बड़ा फेमस आंदोलन था जो हमारे राज्य उत्तराखंड में चला, और उसकी शुरुआत कहाँ था, एक छोटा सा जो आपका सार है वो हम देखने का कह रहे हैं। भूमि के अक्षय, अक्षय का मतलब होता है भूमि की जो ऊपरी परत है, मिट्टी की लेयर है, उसके तंतुआपन चिपके जुड़ी हुई है, तो वो टूट जाती है, उड़ जाती है, तो हवा के साथ या पानी के साथ बह जाती है। खैर, भूमि के अपचय के लिए कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे वनों का विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि उस वजह से होता है। आधारणीय जल, जलाव, लकड़ी और कचरे का जो आपका निष्करण होता है। खेती-बाड़ी, ये इसके कारण होती है। वन भूमि का अतिक्रमण होता है, वनों में आग अत्यधिक चराई की वजह से हो जाती है। और भू संरक्षण हेतु समुच्चय उपाय न अपनाने के कारण, अनुचित फसल चक्र की वजह से, कृषि रसायन का अनुचित जैसे रासायनिक खाद की वजह से, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अवलोकन प्रबंधन की वजह से, भूमि जल का पुनर्क्षमतन और निष्करण की वजह से, संसाधनों का निर्बाध उपबंध की वजह से, और कृषि पर लगाए गए दरिद्रता की वजह से, इन सारी वजह से, सारी चीजों क्या होता है, भूमि का क्षरण। तो आप देखते होंगे जहाँ जो आपका रास्ता है गुजरता है, वहाँ मिट्टी देखिए बिल्कुल पाउडर जैसी हो जाती है। क्या है वो? बेसिकली
आप उसमें कुछ बोओगे ना, अगर कोई बिजाई करोगे या कुछ आप फसल लगाओगे उतनी अच्छी। ठीक है, ये सारी चीज। अब देखिए, भारत विश्व जनसंख्या के केवल 17% और पशुधन के केवल 20% कुल भौगोलिक क्षेत्र में 2.5% क्षेत्र आश्रय है। जनसंख्या और पशुधन का अति घनत्व, वानिकी, कृषि, तराई, मानव बस्ती, उद्योग, प्रतिस्पर्धी उपयोग देश के एक निश्चित भूभाग संसाधनों पर भारी दबाव या प्रभाव आपका। ठीक, देश के प्रति जंगल भूमि केवल 0.06% हेक्टेयर से पुरानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संख्या में 0.47 होनी चाहिए। परिमाण स्वरूप वनों की कटाई के लिए सीमा स्वीकार करने में लगभग 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर का अधिक हो। एक मृदा क्षरण के अनुसार यह दर्शाता है कि पूरे देश में एक वित्तीय वर्ष भूमि का क्षरण 5.3 मिलियन टन प्रतिशत दर्शा रहा है, और इसे देश में प्रति 0.8 हेक्टेयर मैट्रिक नाइट्रोजन, 1.18 फास्फोरस, 6.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान होता है। भारत सरकार के अनुसार प्रतिवर्ष भूमि के 6 से 5.8 मिलियन टन से लेकर 8.4 मिलियन टन का पोषक तत्व की होती, जो पोषक तत्व है। ठीक, ये सारी चीजें होती पोषक तत्व के डिसबैलेंस। भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत है, में वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कह रहे अगर आप वायु प्रदूषण की बात करोगे तो उसमें जो वाहन है ना, इनका बहुत बड़ा परसेंटेज है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योग में भारी जमाव, थर्मल पावर संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण होता है। वाहन उत्सर्जित आपका चिंता का मुख्य कारण है। भैया वाहन लेके जा रहे हैं आप दिल्ली के शहर में, देखिए 2 मिनट की भी रेड लाइट लग जाए, कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। तो वहां पर कितना पोल्यूशन हो रहा होगा सोच सकते हैं, क्योंकि यह धरातल वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अधिकतम प्रभाव डालता है। मोटर वाहन की संख्या 1951 के 3 लाख से बढ़कर 2019 में 30 करोड़ हो गई है। 2016 में व्यक्तिगत परिवहन, केवल 2 पहिए वाले वाहन और कार की कुल संख्या पंजीकरण में 85% है। इस तरह कुल वायु प्रदूषण खोज में उल्लेखनीय योगदान दे ऐसे कर रहा है। वायु प्रदूषण में इनका एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ नंबर है जो इसमें योगदान, आप देख सकते हैं कितना बड़ा योगदान है, किस वजह से सारी चीज। ये अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा बड़ा फेमस आंदोलन, और जिसको हमने कहा चिपको आंदोलन या अपोयो नाम से जाना गया, अलग 2 जगह हुआ था। कह रहे हैं कि आप चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे, उद्देश्य पर्वतों में वन चला क्यों था। यह जो हमारे हिमालय क्षेत्र है इनके वनों बचाने के लिए, पर्वतीय वनों बचाने था। कर्नाटक में एक ऐसा आंदोलन दूसरे नाम से अरियुप्पो कार, जिसका है बहाव में भरना, 8 सितंबर 1963 को सिरसी जिले के सकलानी तालकांडी वृक्ष के काटे जाने पर था। इसमें 160 स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों में बाहा भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 6 सप्ताह तक वन पहरेदारी करते रहे। स्वयं सेवकों ने वृक्षों को आपके तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वैज्ञानिक आधार पर और जिले में संबंधित कार्य योजना के तहत ही काटे जाए। ठीक, जब ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिक कटाई के अनेक प्रकार प्राकृतिक वनों को हानि पहुंचाते थे, तो वृक्षों को बहाव में भर लेने के विचार से लोगों में यह आशा और विश्वास उत्पन्न कर दिया कि वनों का संरक्षण कर सकते हैं। उसी से विशेष घटना से जब वृक्षों की कटाई रुक गई तो लोगों ने 12,000 वृक्षों को बचा लिया और कुछ महीनों तक आंदोलन में कई जिलों में फैल गया। ईंधन की लकड़ी और औद्योगिक प्रयोग के लिए पेड़ पौधों को बेटोक और कटाई के लिए पर्यावरण समस्या का जन्म हुआ। उत्तर कतराना क्षेत्र में एक कागज मिल बनने से 12 साल बाद तक उस क्षेत्र में बांस विलुप्त हो गया, और एक किसान ने बताया कि बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ जिन्हें भूमि के वर्षा के प्रत्यक्ष आक्रमण से रक्षा करते थे, समाप्त कर दिए गए।
इससे मिट्टी वर्षा के साथ बह गई। अब सिर्फ कंकड़ वाली ही मिट्टी बह गई है, घर के अलावा कुछ और पैदा नहीं होता, घर घास के अलावा कुछ और पैदा आपका नहीं हो रहा है। यह शिकायत करते हैं कि नदियों और उपनदियों को जल सूख रही है, वर्षा की मात्रा अनियमित हो गई है, बीमारियों और अन्य कीटाणु पहले जो आपके नहीं थे अब हो रहे हैं। ये बात सच है, जो पहले नहीं था अब हो रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी को स्वयं सेवा ठेकेदार और वन अधिकारी सोचते और प्रतिबंधों का पालन करें। उदाहरण की सिंचाई के लिए को चिन्हित करके पूर्व स्थानीय जनता से परामर्श लिया जाए। क्या नियम बनाए? जिन वृक्षों को काटना है आप करिए। पूर्व में जो स्थानीय गांवों के लोग हैं, जनता उनसे किसी जल स्रोत में 100 मीटर क्षेत्र से 30 डिग्री और उसके अधिक ऊपर ढलान वाले क्षेत्र को ना काटा जाए। 100 मीटर से ऊपर का जो पेड़ है उसे ना काटे। 30 डिग्री के आसपास का है, ढलान वाला है, तो वहां भी नहीं कटेगा। ठीक है, लोकल लोगों के आधार पर ही फिर लोगों ने पेड़ों को काटा। सरकार, क्या आप जानते हैं कि उद्योग को सरकार ने भूमि प्रदान की है ताकि वे औद्योगिक उत्पादन के लिए वनों को कच्चे माल के रूप में उपलब्ध करा सके। भले ही एक कागज 10,000 मजदूर और एक प्लाईवुड को 8 लोगों को नौकरी देता है, परंतु यह 10 लाख लोगों को दैनिक आवश्यकताओं से वंचित करता है। और कह रहे हैं यह स्वीकार्य है। क्या आपको सोचना चाहिए? कह रहे हैं इस विषय में आपको सोचना चाहिए। अब हमने इतना इसको देख लिया, अब ऐसे पढ़ भारत विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है, यानी कि टॉप 10 जो आपके इंडस्ट्रियल कंट्री हैं उनमें 10वें नंबर पर आता है। इसके कारण अनचाहे और प्रत्यक्ष परिमाण जैसे अनियोजित शहरीकरण, अनप्लान्ड सिटी, पॉल्यूशन, दुर्घटना के जोखिम जुड़े हुए हैं। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे शहरों को बड़े प्लान करके नहीं, आप कहेंगे सर बसाया किसे गया? इससे एग्जाम्पल है आपका चंडीगढ़ को प्लान करके बसाया गया। वहाँ की रोड, वहाँ की सड़क, वहाँ का वेंटिलेशन, वहाँ के पेड़, वहाँ के पौधे, वहाँ की इंडस्ट्री। बसाया गया है नोएडा को। आप कभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखने का मौका मिले, आपको समझ आएगा कैसे उनको बसाया गया। क्लियर है? ये प्लानिंग से अगर आप करोगे तो आपका वेस्ट निकलने की व्यवस्था होगी, बिजली पानी को बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा। ये सारी चीजों कह रहे सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड उद्योगों की 17 श्रेणी की पहचान बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन फैलाने वाले उद्योग के रूप में की है। कह रहे भैया 17 ऐसे बड़ी आपकी इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन फैलाती है। 17 उनको चिन्हित किया है, कौन सी तो क्लासिफिकेशन है उनका, जो आपका क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। और ये किसने किया है? सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने किया है। उपयुक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौती पर प्रकाश डालते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारागर नहीं हुए हैं। जब तक हम सोच समझकर धारणीय विकास के रास्ते पर नहीं चुनेंगे, भावी पीढ़ी के भविष्य की दृष्टि से किया गया विकास चिरस्थायी होगा। चिरस्थायी का मतलब टेम्परेरी है वो। बिना भावी पीढ़ी की चिंता किए अपने वर्तमान जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किए गए विकास कार्य संधान तथा पर्यावरण के अक्षय गति करेंगे। इससे पर्यावरण संबंधी तथा आर्थिक संकट भी पैदा हो सकते हैं। अरे भैया ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर्यावरण संबंधी दिखा रहे हैं वो, इन सारी चीजों। ठीक, तो ये किस तरीके से हैं, किन किन क्षेत्र की हम लोग पहचान कर रहे हैं, देख लिया। आइए हम बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपने पढ़ा है कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड। देखा है ना आपने बहुत बार, जब भी आप जाते हैं तो आपका चालान जब भी कटेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के तहत ही कटता है। मोटर व्हीकल एक्ट लगाकर जब आपके पास क्या नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, आपकी गाड़ी किस मानक का पोल्यूशन उत्सर्जन करती है उसको आपको टैक्स देना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट उसको मेंटेन कर सके, कितने पेड़ पौधे लगा सके। भारत में वायु जल प्रदूषण की दो प्रमुख पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए सरकार ने 1974 में केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड यानी कि CPCB की स्थापना की। कब की? 1974।
ये सरकार जान चुकी थी भैया गाड़ियां बढ़ेंगी तो नियम लाने पड़ेंगे, और लाने पड़ेंगे तो किस प्रकार का नियम ये हमको करें। इसके बाद राज्य स्तर पर भी सभी पर्यावरण चिंताओं को निपटने के लिए अपने अपने बोर्ड बनाए। ये बोर्ड सीपीसी बोर्ड बनाए, कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड, जल, वायु, भूमि प्रदूषण संबंधी सूचनाओं का आकलन, वितरण, कचरे व्यापार, निकाल, उत्सर्जन मानक निर्धारण करते हैं। ये बोर्ड सरकार को जल प्रदूषण रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जलधार द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता का तकनीकी सहायता करने के लिए इन कार्यों की गुणवत्ता की पहचान में सुधार भी की गई। देश के वायु के नियंत्रण के लिए भी सरकार द्वारा तकनीकी सहायता प्राप्त की गई। ये तकनीकी सहायता, ये बोर्ड जल और वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की जांच और अनुसंधान भी करते हैं। ऐसे जांच और अनुसंधान का प्रयोजन करते हैं जिनसे वे जन संचार के माध्यम से जन जागरूक कार्यक्रम संगठित कर सकें। पीसीबी कचरे और वाणिज्यिक अपशिष्ट के निपटान और उपचार से संबंधित नियमावली, संहिता और मार्गदर्शी सूचित करती है। नियमावली कैसा कानून होगा, संहिता मतलब क्या है, उसके लिए प्रोविजन रखे गए हैं, दंड संहिता होती है, ठीक है। इन सारी चीजों पर कौन करता है, ये अपना नियंत्रण करता है। उद्योग के विनियमन द्वारा वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। कैसे होते हैं वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन? वास्तव में अपने जिला स्तर पर अधिकारियों के माध्यम से राज्य बोर्ड अपने अधिकार में आने वाले प्रत्येक उद्योग को समय समय पर निरीक्षण, विकास, गैसीय उत्सर्जन हेतु उपाय, पर्याप्त विश्लेषण करते हैं। औद्योगिक स्थान निर्धारण, नगर नियोजन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि, वायु गुणवत्ता और ये सारे जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े प्रदान किए जाए। वायु नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी सांख्यिक आंकड़ों का आकलन, संपादन और वितरण करते हैं। 125 नदियां, कुएं, झील, तालाब, खाड़ी, नदी, टैंक, नालों की गुणवत्ता की देखरेख करते हैं। यानी कि जो पॉल्यूशन प्रबंधन बोर्ड है, इसी के अंदर जल को भी बनाया गया है, जल प्रदूषण बोर्ड को, इसी में वायु, इसी को भूमि। तो जल का जो काम है, चाहे नदी हो, नाला हो, कुएं हैं, तालाब है, सरिता है, झरने हैं, सबके वो जो आपका जल है उसकी वाटर क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को वो मेंटेन करते हैं। और निकट के कारखाने, सिंचाई विभाग में जाए, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उनको द्वारा अपनाए गए उपाय और वितरण को इकट्ठा कीजिए। भैया जो आपके पास पड़ोस में कुछ चीजें बन रही हैं, कोई फैक्ट्री लगी है, सिंचाई कारखाने, कैसे वो जल को वाटर मैनेजमेंट करने, पॉल्यूशन को रोक रहे हैं, सब देखने की बात है। वायु तथा जल प्रदूषण से संबंधित जागरूक कार्यक्रम में अपने समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन या अपने स्थानीय इलाकों विज्ञापनों को देखते हैं। कुछ समाचार कतने फहराने वाले, इन सब पर हम लोग आपका चर्चा भी करते हैं। चर्चाओं की गुणवत्ता को भी इस तरीके से कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड का कार्य है 1974 में स्टेबल किया गया है। इन चीजों के नियंत्रण, रोकथाम कार्यक्रम को लेकर की पहल को साझा देख लिया हुआ बच्चों, किस तरीके से कितनी चीजें हैं। तो कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड किस तरीके से मानक है, कौन सी वो आपकी 17 बड़ी औद्योगिक इंडस्ट्री है जिनको वो आपका चयनित करते हैं, उन पर हम लोग ये सारी चीजों और सारे कार्य हैं जिनको हम करेंगे। तो कल जो है हम लोग बढ़ेंगे आपका इस तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो आज तो हमने पर्यावरण चीजों को पढ़ा, तो कल हम लोग आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? एक बार लास्ट किसी को कुछ पूछना, किसी कुछ क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों की? चलिए, नहीं है तो एक बार घर जाकर पढ़िए, देखिए।